हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद में। आज जो लोग बात करने वाले हैं लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 46, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है वो आप लोग का इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बायर और सेलर के बीच में, क्या क्या चीज़ें होती है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। एंड एक और चैप्टर हम लोग जो 45th चैप्टर दैट इज़ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये दोनों चीज़ से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग किस चीज़ से शुरुआत करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन से आप लोगों को क्या है, बहुत कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? गारंटी देना होता है। क्या होता है? गारंटी देना होता है। मतलब एक कंसिडरेशन एक सीधी बात अगर मैं बोलूँ आप लोग को बहुत ही लेमन टर्म में बताऊँ तो ये एक बार्गेनिंग चीज़ होता है। दिस कैन बी बार्गेन, मतलब एक कंसिडरेशन जो होता है वो एक बार्गेनिंग चीज़ होता है बिटवीन द पार्टीज़ के बीच में एक बार्गेनिंग चीज़ होता है। तो आप लोग बताइए, एक सेल्स ऑफ गुड, आप रमेश हैं, सुरेश है या कोई भी है, मान के चलिए आप और मेरे बीच में गुड्स का लेना देना हो रहा है। मतलब मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मेरे को पैसा देंगे, मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मेरे को पैसा देंगे। तो इसमें आप लोग का ये क्या दिख रहा है, किस चीज़ में बार्गेनिंग हो सकता है? बार्गेनिंग प्राइस में हो सकता है। प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। प्राइस इज द कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे कंसिडरेशन बार्गेनिंग किस चीज़ का होगा? प्राइस का होगा। तो आप लोग का यहाँ पे प्राइस आप लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का जो है, गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेल ऑफ गुड्स डू नॉट इंक्लूड, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो आप लोग का गुड्स होता है वो दो चीज़ को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता है। पहला चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक तो आप लोग का मनी, मनी इज़ नॉट ए गुड, ठीक है। एंड एक्सटर्नेबल क्लेम्स, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए गुड। शेयर हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, यानी कोई क्रॉप हो सकता है या ग्रास हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको गुड्स बोल सकते हैं, टीवी, फ्रिज एंड दैट ऑल। बट मनी एंड एक्सटर्नेबल क्लेम्स इज़ नॉट ए गुड, ठीक है। जिससे आप लोग का क्लेम हो सकता है उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, वो गुड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को एक एक्ट आप लोग साइड बाय साइड लिख लीजिए, कहीं पे आप लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे तो उसको लिख लीजिए। गुड्स का, सेल ऑफ गुड्स का एक्ट है, ठीक है, एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये पूछ सकता है कि एक्ट कौन सा है, तो आप लोग का एक्ट हो जाएगा सेल्स ऑफ गुड का 1930, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है डैश गुड्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का जो है, मैं 20 की बात कर रहा हूँ। डैश गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के गुड्स को, इस टाइप के गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। मतलब फ्यूचर में ये बन के तैयार होगा, इसलिए बोलते हैं इसको फ्यूचर गुड्स। और ऐसा गुड्स जो कि ऑलरेडी बना हुआ है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। डैश गुड्स मीन्स द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब वो बना हुआ है ऑलरेडी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, और जो बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा आगे, उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फ्यूचर, 4 का आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाए, डैश मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। देखिए क्या है, मान के चलिए मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, आज वो मेरे पास है, पोजीशन मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है, सब पेपर मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन जैसे ही वो बाइक मैं आपको बेच देता हूँ तो पोजीशन आपके पास चले जाएगा। डिलीवरी आपको कर दिया मैं, अगर उस बाइक का डिलीवरी आपको कर दिया तो आपके पास चले जाएगा पोजीशन, मेरे से आपके पास चले जाएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डिलीवरी मीन्स द वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू फिलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। ये बोल रहा है, एक होता है आप लोग का सेल, एक होता है आप लोग का सेल, जो कि आप लोग का सेल हो गया, मतलब पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, मैंने बाइक आपको बेच दिया, आपके पास बाइक पहुंच गया। एक होता है ये प्रोसेस। दूसरा ये प्रोसेस होता है कि कुछ कंडीशंस में रख दूंगा कि अगर ये टाइम, मान के चलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर जून में मेरे को कंपनी की तरफ से ज़्यादा सैलरी मिलता है तो मैं नई बाइक खरीदूंगा और आपको ये बाइक बेच दूंगा। कंडीशन है, अगर ज़्यादा सैलरी मिला तो मैं नई बाइक लूँगा, और अगर नहीं मिला तो मैं नई बाइक नहीं लूँगा, तो मैं आपको बाइक नहीं बेच पाऊँगा जून में। अभी अप्रैल चल रहा है,
अगर जून में ज़्यादा सैलरी मिला तो मैं नई बाइक लूँगा और पुरानी बाइक जो मेरे पास है उसको मैं आपको बेच दूंगा, मतलब कंडीशनल है। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब इसमें बेचा नहीं जाता है, इसमें बोला जाता है कि मैं आपको इस कंडीशन पे बेचूंगा, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा फ्यूचर में बेच सकता है, तो इसको एग्रीमेंट टू सेल में आएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, इन डैश द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज येट टू पास फ्रॉम द सेलर टू बायर। बात यही है, मैंने एग्रीमेंट टू सेल तो बात आपके साथ कर दिया साइन, एग्रीमेंट टू सेल आपके साथ साइन कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ओनरशिप आपके पास चली गई। ओनरशिप अभी भी मेरे पास ही है। अप्रैल में मैं बोला कि एग्रीमेंट टू सेल की जून में अगर मेरे पास आया सैलरी तो मैं नई बाइक लेके आपको पुरानी बाइक आपको सेल कर दूंगा। ओनरशिप अभी भी मेरे पास है, जून में हो सकता है कि आपके पास चले जाए अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो। कंडीशन फुलफिल हुआ तो ओनरशिप आपके पास चले जाएगा, लेकिन अभी ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज येट टू पास फ्रॉम द सेलर टू बायर, मतलब सेलर के पास ही है, मेरे पास ही है ओनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। शेयर्स आर द गुड विद इन द मीनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। मैंने अभी भी बताया आपको, देखिए शेयर्स जो होता है उसको हम सेल कर सकते हैं। एक कंपनी का शेयर्स है वो सेल कर सकती है, आपको मार्केट में डाल सकती है, पब्लिक में बांट सकती है उस शेयर को, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसको एक गुड्स के एक्ट में एक गुड्स के तौर पे ले सकते हैं, तो इट्स ट्रू। नेक्स्ट है फिक्चर्स। फिक्चर्स कैन बी रिगार्डेड एज मूवेबल गुड्स ओनली इफ दे आर इंटेंडेड टू बी सर्व्ड एंड सीवियर एंड सोल्ड सेपरेटली। इसका मीनिंग क्या है? फिक्सचर क्या बात कर रहे हैं? फिक्सचर का मतलब जैसे मान के चलिए कोई भी आप अलमारी लिए, आप लोग कोई भी अलमारी लिए तो उसमें नट बोल्ट लगा रहता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लगती है, ठीक है, उसको मूव कर सकते हो क्या आप लोग? नहीं कर सकते, वो तो अटैच्ड हो चुके हैं, तो इट्स नॉट ए मूवेबल गुड। लेकिन अगर उस फिक्सचर्स को मैं अलग से बेचूं, तो मैं अलग से बेच रहा हूँ नट, अलग से बेच रहा हूँ बोल्ट्स, तो इट्स ए मूवेबल गुड्स। तो फिक्सचर्स कैन बी मूवेबल गुड्स इफ़ इट इज़ सोल्ड सेपरेटली। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका एक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग का ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला बात करते एजेंसी। एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसी में आप लोग को मैं बताऊँ, इसमें क्वेश्चन आप लोग के इस टाइप के बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स में देखेंगे द एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाई। कैसे अपॉइंटमेंट हो सकता है इसका? इसका अपॉइंटमेंट आपका प्रिंसिपल और एजेंसी के बारे में, प्रिंसिपल और एजेंट का हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने LIC सुना है? LIC के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स किसके पास जाते हैं? कस्टमर्स के पास जाते हैं। तो कस्टमर क्या हो गए? थर्ड पार्टी हो गए। और ये एजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? LIC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एजेंट जब पर्सन के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम LIC से आए हैं, हमारे पास ये स्कीम है, क्या आप ये स्कीम खरीदेंगे? तो ये एजेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं LIC को। तो LIC के एजेंट्स हुए ये सब, है ना, LIC के एजेंट्स हुए। तो एजेंट का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, कोई भी कंपनी के बिहाफ में जो काम कर रहा है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, दैट इज़ एजेंट। लेकिन कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपनी को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेन हेड। मेन हेड जब एजेंट्स का है वो प्रिंसिपल कंपनी हुआ, ठीक है। कंपनी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रिंसिपल और एजेंट क्या होते हैं, क्लियर है। अगला बात करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, मतलब नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स भी कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ के थ्रू भी कर सकते हैं, और रेटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल। रेटिफिकेशन एक वर्ड है जो कि आपको जानना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेटिफिकेशन क्या होता है? मंजूरी, मंजूर, हाँ बोलना, मतलब प्रिंसिपल के डिसीजन से भी आपको एजेंट का अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। एजेंट का अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल से भी हो सकता है, बाई लॉ से भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट से भी हो सकता है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आप लोग का है सेकंड क्वेश्चन, बात की जाए मतलब ऑल द थ्री ऑफ द मोड्स हो सकता है इसका आंसर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, आंसर होगा इसका। इसका रीज़न क्या है? फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए क्या होता है कि LIC है, LIC के एजेंट है। अब वो एजेंट है ना, मान के चलिए वो प्रिंसिपल ही हैं,
वो प्रिंसिपल है, एज ए प्रिंसिपल ही एक्ट कर रहे हैं। अगर उन लोग कर नहीं रहे, उन लोग काम नहीं कर रहे, तो एलआईसी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एजेंट्स जो हैं वो व्हील्स ऑफ ए बस है। बस का तब तक मीनिंग नहीं होगा जब तक उसकी व्हील्स ना चले। अगर उसकी व्हील्स ही खराब है तो बस कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुंदर दिखती हो, कितना भी उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हों, कितने भी अच्छा पैसा वाले भी बैठे हों, लेकिन अगर उसके व्हील्स खराब है तो वो नहीं चलेगा बस, एंड कोई यूज़ का नहीं है। तो व्हील्स आर द एजेंट, दे आर द पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब उनको पावर मिल चुका है पूरा का पूरा कंपनी चलाने का, ठीक है। दे हैव द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द कंपनी। नेक्स्ट है आप लोग का, तो पावर ऑफ अटॉर्नी सही आंसर होगा सेकंड का। थर्ड का क्वेश्चन का बात करें, व्हेन ए पर्सन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट अपॉइंट्स समवन एज हिज एजेंट, इट इज़ नोन एज एजेंसी बाय एस्टोपल। अब ये एस्टोपल का मीनिंग भी आपको जानना है। एस्टोपल क्या होता है? एस्टोपल ये होता है जो कि आप लोगों का कभी भी इनवैलिड हो सकता है, कभी भी इनवैलिड हो सकता है, वो उसका कोई वैलिडिटी गारंटी नहीं ले सकते। वो है, अगर आप लोग एजेंट को रख रहे हैं बाई वर्ड्स, तो वो एजेंट कभी भी कुछ भी किया तो उसको आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका लेबल हो जाएगा कंपनी। दैट्स वाइज यहाँ पे एस्टोपल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। अगर वर्ड्स एंड कंडक्ट, वर्ड्स से आप लोग मतलब ओरली अगर अपॉइंट कर रहे हो, रिटर्न में आपको हर चीज़ लेना चाहिए, रिटर्न में लेना चाहिए हर चीज़ का आपका जो है रिटर्न में होने से ठीक है, लेकिन ओरली कर रहे हैं तो इट्स एन रिस्क फॉर द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टोपल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कंसिडरेशन इज मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहली बात, एजेंसी जो होता है उसमें कोई भी चीज़ बार्गेनिंग नहीं होता है, सिंपल बातचीत से काम होता है। तो कंसिडरेशन का बात ही नहीं आता, यहाँ पे कोई बार्गेनिंग हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिंपल कंपनी एजेंट्स को रख रही है और एजेंट को अपने कंपनी के थ्रू काम करना है, बस। कंसिडरेशन का कोई रोल नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज टर्मिनेटेड इफ द एजेंट डज नॉट विश टू कंटिन्यू। एजेंट अगर बोल दिया मुझे काम करने का मन नहीं है इस कंपनी के नीचे और, तो एजेंसी वहाँ पे ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, सही है। थर्ड स्टेटमेंट बात किया जाए, एन एजेंट कैन हैव ए लीन ऑन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द ड्यूज पेएबल बाय द प्रिंसिपल टू एजेंट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एन एजेंट कैन हैव ए लीन ऑन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द ड्यूज पेएबल बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। ये ट्रू है, ठीक है, इसको ट्रू है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है, एजेंट कैन हैव ए लीन ऑन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल के गुड्स में एजेंट जो है, एजेंट गुड्स बेच रहा है। अगर गुड्स को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डैमेज होता है, तो एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मान के चलिए मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कंपनी है, ठीक है, मैं अपने एजेंट को दिया, जैसे मेरा ट्रक है, अभी मैं मेरे ड्राइवर के पास ज़्यादा पैसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ड्राइवर को अगर अपना ट्रक दिया और ट्रक डैमेज होता है, तो इसमें लॉस मेरा होगा, ड्राइवर को मैं सिर्फ भगा सकता हूँ कि ड्राइवर तुम निकल जाओ मेरे, है ना, नौकरी से, लेकिन उससे पैसा नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं, उसको भगा सकता हूँ। तो यही बोल रहा है, जो आपका प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी लॉस हो रहा है, जो भी चीज़ें, तो लीन ऑन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन बात किया जाए, माइनर कैन बी प्रिंसिपल ऑफ एन एजेंट। माइनर कभी भी किसी चीज़ के लिए भी एजेंट नहीं बन सकता क्योंकि ही इज़ नॉट ए साउंड माइंड पर्सन। अगला जो है आप लोग का फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल हैज़ टू इंडेमनीफाई द एजेंट फॉर ऑल द लॉफुल। बात यही आ रहा है, इंडेमनीफाई की बात मैं अभी भी बताया आपको, अगर एजेंट से कोई भी गलती होता है या एजेंट से कुछ भी होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उठाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है पूरी तरह आपका इंश्योर्ड कर रहा है किस चीज़ को, इंडेमनिटी। आपको पता है इंडेमनिटी क्या होता है? आप लोग का इंडेमनिटी ये होता है कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि आपको कुछ भी लॉस होगा तो मैं भरपाई करूंगा। तो एजेंट को इंडेमनीफाई कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। तो ये इट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग का ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 45 एंड 46 हियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद ए न्यू एनर्जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।